एक नजर 347 दोबारा पढ़ लो। बैलेंस शीट से बाहर वाली पेज नंबर 347 एक नजर पढ़ने 348 पे आते हैं। क्या पढ़ा था पेज नंबर 347? ये सर कुछ नहीं पढ़ा। 347 पे क्या क्या पढ़ रहे हैं? इसमें से क्या क्या डिस्कस हुआ है? नहीं, सिर्फ अभी आइडेंटिफाइड एसिड ही डिस्कस हुआ था। आइडेंटिफाइड एसिड में भी 3 पॉइंट्स डिस्कस हो गए। चलिए नेक्स्ट 348 पढ़ने लगे थे। देन फिर डज द कस्टमर हैज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एसेट। मैं 2 पॉइंट्स पढ़े थे, उसको फिर एक्सप्लेन करना था। It is assumed that the customer has the right to control the asset if number 1, right to obtain, he has the right to obtain all benefits and he has the right to direct the use of asset and है दोनों में क्या और क्या हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसका ये राइट तो सब्सटेंशियली ऑल द बेनिफिट्स है या नहीं, अब उस पर ध्यान रखने आदमी एक दो चीजें रखूंगा। When assessing whether the customer has the right to obtain substantially all the economic benefits, it does not matter whether it can obtain these benefits directly or डायरेक्टली मिले इनडायरेक्टली मिले, ये मसला नहीं, मिलने चाहिए सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट्स। किसको मिलने चाहिए? इंडस्ट्री को, चाहे डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली मिले। अब इस डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब दिस मींस दैट द एंटिटी कुड obtain the benefits from using the leased asset, खुद ही इस्तेमाल करके। ये हो जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट यूज करके बेनिफिट लेना। और फॉर एग्जांपल सब लीज क्या होती है? अगर कॉन्ट्रैक्ट अलाउ कर रहा है तो आगे लीज पे देके फायदा उठा लो, आगे किसी को लीज पे दे दे, कुछ अपना अपना हिस्सा रख ले और बाकी जो सप्लायर से लेसर से एग्री हुआ कुछ ऐसा दे दे। ठीक है, तो या कैसे फायदा ले ले या कैसे ले ले, या खुद ही इस्तेमाल कर ले या सब लीज भी कर बेनिफिट ले ले। द फ्रेज, ये जो वर्ड्स हैं, ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट्स refers to the benefit from both the main output and also the secondary, means by product of प्राइमरी सेकेंडरी ब्रैकेट में जाए। मतलब ऑल बेनिफिट्स में दोनों तरह के बेनिफिट्स होने चाहिए। मतलब प्राइमरी बेनिफिट भी किसके हों, प्राइमरी आउटपुट के भी और सेकेंडरी आउटपुट के भी। सेकेंडरी आउटपुट क्या है? दैट इज इट इंक्लूड्स द इनफ्लोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सेल ऑफ, उस प्रोडक्शन प्रोसेस में मेन प्रोडक्ट से साथ साथ कोई इमटेरियल प्रोडक्ट बन जाती है, बाय प्रोडक्ट, जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स, सबको होगा, होपफुली आइडिया होगा। तो प्राइमरी आउटपुट किसे कह रहा है? जो मेन प्रोडक्ट है उसका फायदा भी अगर लेसी को मिल रहा है, और अगर कोई सेकेंडरी आउटपुट कोई
छोटी मोटी आउटपुट बन गई बाय प्रोडक्ट के नाम से, उसका फायदा भी किसको मिल रहा है? अगर ये दोनों प्रोवाइड्स प्राइमरी और सेकेंडरी आउटपुट के लेसी को मिल रहे हैं, फिर ही हम कहेंगे कि सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, पढ़ने एक दफा दोबारा, तब अपने लोगों में जरा बता दें क्या पढ़ा। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट पैराग्राफ में एक एग्जांपल आ रही है, गौर से पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ फैक्ट्री ऑफ अ सप्लायर, अब यहाँ सप्लायर लेसर के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रखें, एंड द मतलब मैं इस वक्त कह तो रहा हूँ, लेकिन हो सकता है अगर अल्टीमेटली पता चले कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लीज ही नहीं है, तो फिर शायद हमें लेस ही नहीं करना चाहिए, फिर सप्लायर कस्टमर ही करना चाहिए। मतलब वो शायद वर्ड इसलिए लिख रहा है यहाँ सप्लायर कस्टमर के, हो सकता है अल्टीमेटली लीज होने की वजह से सप्लायर लेसर बन जाए और कस्टमर लेसी बन जाए, लेकिन अगर लीज नहीं होगी तो फिर लेसर लेसी वर्ड इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसी वजह से जनरल वर्ड यूज करता है। तो लेट्स अज्यूम कोई फैक्ट्री है किसी सप्लायर की, और एक कस्टमर हैज ओनली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर स्पेसिफिक आउटपुट। फॉर एग्जांपल होंडा लिमिटेड, आप एक कस्टमर के तौर पे फॉर एग्जांपल अपना शोरूम चला रहे हैं, आपने होंडा लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हर साल 100 गाड़ियां हमारी, हम आपसे 100 गाड़ियां लेंगे। गाड़ियां कौन बना रहा है? If there is a supplier, factory for supplier, and the customer has only contracted for a specific output, and the remaining output belongs to other customers. होंडा लिमिटेड आपको कितनी सप्लाई कर रहे हैं और बाकी किसको दे रहे हैं? अदर कस्टमर्स को। देन क्या इस एसेट पे, जिन एसेट्स जिस फैक्ट्री में वो गाड़ियां बना रहे हैं, उस गाड़ी के सब्सटेंशियल बेनिफिट्स, सॉरी उस फैक्ट्री के सब्सटेंशियल बेनिफिट्स आपके? असल में देखिए, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है राइट ऑफ यूज एसेट। तो क्या अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से हमने किसी फैक्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट किया है और उससे हमने कुछ चीजें जो वो बना रही है वो लेनी है, तो क्या उसकी मशीन से जो चीजें बनी हैं उस मशीन का हमें फायदा नहीं हो रहा? तो क्या हम उस मशीन को भी अपना राइट ऑफ यूज एसेट कह दें? कब कहेंगे? जब सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट्स हमारे होंगे, लेकिन कुछ हमारे बाकी लोगों के, तब हम ये नहीं कह सकते वो मशीन हमारी होगी। ये सिंपली बस क्या है, हम चीजें खरीद रहे हैं और उसके अगेंस्ट पैसे देंगे, तो सिंपल ये सप्लायर और कस्टमर वाला अरेंजमेंट है। कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, तो इसमें ये नहीं है कि मशीन हमारी होगी। मशीन हमारी कब ही कंसिडर होगी? सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं। तो अगर हम भी फायदा उठा रहे हैं किसी फैक्ट्री की आउटपुट से, और हमारे अलावा लोग भी, और लोग भी फायदा उठा रहे हैं, तो ये सॉर्ट ऑफ एक कंबाइंड फैक्ट्री है जिसका बेनिफिट सबको मिल रहा है। ये फैक्ट्री सिर्फ हमारी नहीं है, हम इस फैक्ट्री को राइट ऑफ यूज एसेट कह के अपनी नहीं बना सकते। हम इस फैक्ट्री से जो फायदा बस उठा रहे हैं वो सिंपली हमारी परचेज है। ठीक है, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? ब्रैकेट पढ़ो। which means asset is not in control of the customer. कंट्रोल में कब होता है हमारे? The right to substantially all benefits, and therefore it is not a lease, it is simply a सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है या गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, एक सिंपली परचेज सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या पता चला इस पैराग्राफ से? होंडा लिमिटेड की फैक्ट्री हमारी हो गई, हमने एक गाड़ी लेनी है, हमने होंडा से एक गाड़ी खरीदनी है, देयरफॉर होंडा की फैक्ट्री हमारी हो गई। हाँ, कब हमारी हो सकती है? एक नोट बने, the fact that, अब ट्रांसलेशन सिर्फ रहेगी, बाकी एक्सप्लेनेशन ही हो रही है। the fact that the contract may require the customer, ये हकीकत पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि कस्टमर
to pay supplier को पे करेगा some of the benefits earned from using the asset does not mean that the customer has not obtained substantially all the economic benefits from use of the asset. यहाँ तक ट्रांसलेशन करेंगे वगैरह ये हकीकत के सब कस्टमर जो है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ, ये हकीकत के कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि कस्टमर पेमेंट के तौर पे सप्लायर को कुछ बेनिफिट्स में से हिस्सा पे करेगा। मसलन कंसिडरेशन के तौर पे आम हालात में तो क्या होता है, कंसिडरेशन के तौर पे आम हालात में क्या होगा, आप कैश दे रहे होंगे, लेकिन क्या ये भी डिसाइड हो सकता है कि जो एसेट इस्तेमाल करके फॉर एग्जांपल आप जो गुड्स बना रहे हैं कि वो कैश की बजाय वो गुड्स हमें देनी है, क्या की बजाय क्या भी हो सकता है पेमेंट के तौर पर। कौन किसका पेमेंट करता है वैसे, कस्टमर सप्लायर को, मींस लेसी लेसर को अगर लीज एग्रीमेंट हो गया तो लेसी नॉर्मली पेमेंट कैसे करता है, कैश की शक्ल में। लेकिन ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी लीज मशीन की लीज हुई है और ये डिसाइड हुआ कि ये मशीन से जो आउटपुट होगी उस आउटपुट का फर्ज करें 10%, 15%, 20% आपने सप्लायर को देने, तो क्या इवन देन सब्सटेंशियल बेनिफिट्स लेसी ही के कंसिडर होंगे। और ये जो चीजें दे रहे हैं और ये जो चीजें दे रहे हैं ये कंसिडरेशन के तौर पर कंसिडर होंगी, या हम ये कहना शुरू कर देंगे सब्सटेंशियल बेनिफिट ही हमारे नहीं। अब रहिए पढ़े। The fact that the contract may require the customer to pay to the supplier some of the benefits, अब ये सही है, some of the benefits earned from using the asset, asset के जो फवायद हैं, rather than cash कि हम asset से ही जो चीजें हासिल करें वही हमने कुछ consideration के तौर पे supplier को पे करनी, does not mean, ये सभी ये तो सिंपल कंसिडरेशन है यार। इसकी अगर ये चीजें देने के बजाय हमने पैसे देने थे तो हमने अभी पैसों की जगह क्या देना है, अगर चीजें देनी है तो इट डजंट मीन कि सब्सटेंशियल बेनिफिट्स हमारे नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल 100% चीजें हमारी होती और हमने कैश अदरवाइज देना होता कंसिडरेशन के तौर पर, तो उसकी जगह बस क्या होने लगा, क्या वो चीजें में से हमारी होंगी सारी और हम कंसिडरेशन के तौर पर पेमेंट कर रहे हैं, ये भी सोचना। क्या वो हमारी ही चीजें हैं इसीलिए हम कंसिडरेशन के तौर पर दे रहे हैं, या उसकी होगी, हमारी होंगी तो वो कंसिडरेशन के तौर पर सब कर रहे हैं। तो पैसों की जगह क्या दे रहे हैं, तो इट डजंट मीन्स के सब्सटेंशियल बेनिफिट्स हमारे नहीं है। ये जरा पढ़े हुआ मतलब यहाँ क्या कह रहा है, पहले चलिए ये बता देते हैं। The fact that the contract may require the customer to pay supplier some of the benefits earned from using the asset does not mean that the customer has not obtained substantially all the benefits from using the asset। यहाँ तक क्या ट्रांसलेशन है, पैसों की जगह चीजें देने का हरगिज ये मतलब नहीं होगा कि सब्सटेंशियल बेनिफिट्स आपके नहीं है। क्यों नहीं, मतलब चीजें वो हमारी ही थी तभी तो हम कंसिडरेशन के तौर पे वापस कर, ऐसा थोड़ी कि वो चीजें उसकी हैं। एक ये भी हो सकता है 80% हमारी 20% उसकी और 80% के अगेंस्ट पेमेंट कर। लेकिन अगर हमारी 100% है तभी उसमें से अगर फॉर एग्जांपल 10, 15, 20% जो भी दे रहे हैं तो हमारी होंगी तभी कंसिडरेशन के तौर पर ट्रीट होंगे। क्या की बजाय अगर क्या दें तो फिर भी सब्सटेंशियल बेनिफिट्स हमारे ही कंसिडर होंगे। पैसों की बजाय अगर बेनिफिट्स ऑफ द एसेट भी वापस करें सप्लायर को तो इवन देन क्या कंसिडर होगा। ऊपर वाले पैराग्राफ में तो लिखा हुआ था, ऊपर वाले पैराग्राफ में तो लिखा हुआ था कि प्राइमरी आउटपुट भी हमारी होनी चाहिए और सेकेंडरी भी हमारी होनी चाहिए। इसमें भी हमारी ही है लेकिन मुआवजे के तौर पे कैश की बजाय चीजें देने की बात है। अब कैश बचेगा हमारा क्या, ये भी हो सकता है कुछ कैश दें कुछ चीजें दें, तो मुआवजा बदल रहा है। मुआवजे के तौर पे अगर क्या भी होगा तो फिर भी हमारा ही होगा क्या। तो ठीक है, प्रोसेस बन गई। इंस्टेड बढ़ेगा, इंस्टेड when assessing whether the customer has a right to receive substantially all the benefits, the gross benefits received by the lessee are considered, पहले ब्रैकेट से बाहर जाकर अगला वर्ड पढ़ना है, ग्रॉस बेनिफिट्स रिसीव बाय लेसी। मतलब ये देखा जाएगा कि क्या ग्रॉस जो बेनिफिट्स है, टोटल बेनिफिट्स वो सब्सटेंशियली लेसी को मिल गए या नहीं। ब्रैकेट अप पढ़ना, कौन से बेनिफिट्स की बजाय कौन से बेनिफिट्स देखे जाए, नॉट द बेनिफिट्स ऑफ नेट
मतलब 80% आप देख के आप कहेंगे कि सब्सटेंशियली है या नहीं है, ये 100% ही देख के कहेंगे सब्सटेंशियल है या नहीं, या बल्कि मैं तो एग्जैक्टली 100 पे चला गया, सपोज 90% भी हो तो क्या सब्सटेंशियल में आता है? और अगर उस 90 में से फॉर एग्जांपल 15% देने हमने, तो 75% को बेस बना के सब्सटेंशियली का देंगे या 90% को ही देंगे? मतलब जो हमारे टोटल बेनिफिट्स है विदाउट डिडक्टिंग दैट पोर्शन जो हमने शायद कंसिडरेशन के तौर पे वापस कर, उसको नेट करके देखें या उसके बगैर देखें, उसके बगैर देखें कि सब्सटेंशियल बेनिफिट्स हैं या नहीं। और वो बात की बात है कि मुआवजे के तौर पे आपने कुछ बेनिफिट्स दे देने हैं, नेट डेफिनेटली आपको क्या बचेगा, अगर परसेंटेज में देखें तो 75 बचेगा। लेकिन ये डिसीजन लेते हुए कि क्या हमारे पास सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट्स हैं या नहीं, हमने कौन से बेनिफिट्स कंसिडर करने हैं, कौन से के बजाय। ये यहाँ तक ओके प्लीज, जरा दोनों सेंटेंसेस रहता रहता बता दो। पहला जो सेंटेंस खत्म हुआ है, फिर दूसरा जो खत्म हुआ है, कुछ फाइनल। गाड़ी से निकले सर, गाड़ियों की शायद बहस नहीं है, गाड़ियों से दूर निकल रहे हैं, मशीनें वगैरह, गाड़ी भी हो सकती है, बस ले लेते हैं। नहीं अगर तो कैश ही दे रहे हैं वो तो सिंपल इंस्टॉलमेंट है, ये कैश तो है ही है, लीज पेमेंट, ये भी लीज पेमेंट है, प्रोग्राम। If any portion of the benefits are to be paid to the supplier or some other third party, for example supplier ने कहा मुझे ना दे, मेरे behalf पे मेरे किसी एसोसिएट को दे दे, this portion is simply accounted for as part of the consideration paid by the lessee, means is simply lease payments। हम यूज टू किससे लीज पेमेंट्स, कैश, लेकिन कैश के अलावा भी कोई मुआवजे की शक्ल हो सकती है, बस ये बात है। मतलब ये जो हम दे रहे हैं बेनिफिट जो अर्न करके अगर दे रहे हैं, तो ये हमारी सिंपली कंसिडरेशन है ऑफ यूजिंग द एसेट, उसे हम लीज पेमेंट्स की तरह कंसिडर करेंगे जिस तरह हम कैश को लीज पेमेंट कंसिडर करते हैं। मींस ये हकीकत कि हमने मुआवजे के तौर पे कोई बेनिफिट्स सप्लायर को देने हैं, इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि सब्सटेंशियली बेनिफिट्स हमारे नहीं है। हाँ सब्सटेंशियल बेनिफिट्स को देखते हुए हमें ग्रॉस बेनिफिट्स देखने चाहिए और उसकी बेस पर डिसीजन लेना चाहिए, नेट नहीं देखना चाहिए। और अगर कोई बेनिफिट्स हम इस तरह से मतलब इस बेनिफिट्स ऑफ द एसेट लेसर को दे रहे हैं, तो उसे सिंपली हमें लीज पेमेंट की तरह कंसिडर करना, ये मतलब पूरी स्टोरी का शतक। ठीक है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? लीज तो हमने पढ़ी है जी। नहीं अगर फॉर एग्जाम्पल एक एसेट आप ले रहे हैं, क्या उस एसेट से कुछ सब्सटेंशियल बेनिफिट्स आपको हो रहे हैं, तभी शायद हम उस स्टोरी में पढ़ेंगे ना कि राइट ऑफ यूज एसेट हमारा फिर डेप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर वो है ही नहीं हमारा, नहीं सब्सटेंशियली का मतलब ये नहीं होता कि 100% हो, अगर मेजर हिस्सा भी हमारा हो जाए, इसका मतलब फिर हम मेजर बेनिफिट्स अगर एसेट के ले रहे हैं, सब्सटेंशियल बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो सब्सटेंशियली बेनिफिट मतलब आम हालात में तो शायद 100% होगा, लेकिन अगर 100% ना भी हो, क्लोज टू 100% हो जाए, तो इवन देन शायद आप ही का एसेट कंसिडर होना चाहिए। लेकिन अगर सारा एसेट आपका नहीं है, और लोगों का भी, जिस तरह ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ था, सॉरी एग्जाम्पल नीचे, तो एक फैक्ट्री है जिससे लोग, बहुत से लोग फायदा उठा रहे हैं, तब इस तरह से ये कहना कि एसेट आपका है या उसका है, इस तरह नहीं, ये एसेट सबका है, तो सबके पास ये राइट ऑफ यूज एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कि अपना अपना हिस्सा डेबिट करके एसेट बना लें। 95% इसमें स्टैंडर्ड के वर्ड्स नहीं है, अब सब्सटेंशियल वर्ड्स ध्यान रखें। वो सब्सटेंशियल उधर जो आया था फाइनेंस लीज की कंडीशन में, वहाँ 90% ही, लेकिन एग्जाम में आप सब्सटेंशियल वर्ड्स ध्यान रखें, यही मेरा ख्याल बेहतर है। देखना कैसे, नहीं नहीं अभी बेनिफिट्स देखेंगे, वो तो बाद में जब लीज पेमेंट्स की वर्किंग करेंगे फिर प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, पहले टोटल अमाउंट देखेंगे फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू लेंगे जब वर्किंग करेंगे। ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई एक आध बता दो यार, सॉरी मैंने पूछा, आइंदा सोच के पूछूंगा। नहीं कंट्रीब्यूशन है ना, सिंपली बेनिफिट है, ग्रॉस प्रोवाइड। देखिए फॉर एग्जांपल एक एसेट ने 1,00,000 यूनिट्स बनाने अपनी लाइफ में, तो क्या हमारे पास उस 1,00,000 का मेजर हिस्सा है,
अब हो सकता है उस 1 लाख में से हमने 10,000 वापस करने हैं, 10,000 यूनिट्स, तो हम लाख को कंसिडर करें सब्सटेंशियल समझते हुए या 90 को कंसिडर करें, लाख को कंसिडर। ये बेनिफिट्स ही है ना कि कैसे समय क्या फायदा होना है। इसी तरह खर्च करें, कोई गाड़ी है, व्हीकल है, उसने 2 लाख घंटे ट्रेवल करना है, उसकी ट्रेवलिंग टाइम, उसमें से देखें कि आपके पास क्या मेजर टाइम यूज का है या नहीं, और उस समय से फिर आपके फॉर एग्जांपल कोई बस है सपोज, उसे आपने, लेकिन वो तो कंसिडरेशन कुछ पैसेंजर ट्रांसफर नहीं हो सकेगा, वो तो कैश ही होगा, क्योंकि ऐसा अगर कुछ कमाएंगे मशीनें सही हैं इस केस में आउटपुट के एंगल से। जी ठीक है जी, और ठीक है सर, पेज के स्टार्ट में जाइएगा, पढ़ के रहे इस वक्त हम। नहीं, पेज के बिल्कुल स्टार्ट में, क्या कस्टमर का राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एसेट है, उसमें से भी वन हुआ, एसेट ही हैज अ राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट्स, तो हमें कैसे पता चलेगा ये तो he has a right to obtain substantially all the benefits, उसके लिए नीचे पढ़ा हमने, उसमें जो पढ़ा जरा एक दफा रिवाइज करना। वो कहता है बेनिफिट्स डायरेक्टली भी हो सकते हैं और इनडायरेक्टली, तो इसमें कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट भी हो सकते हैं इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट भी ले रहे हैं या इनडायरेक्ट ले रहे हैं, इवन देन ये कंसिडर होगा कि सब्सटेंशियली आपके बेनिफिट्स हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिर इसने एग्जांपल बताइए कि डायरेक्ट ये खुद यूज करना है, इनडायरेक्ट ये है कि किसी को सब लीज करना है, किसी को लीज करना है। फिर वो कहता है कि ये जो ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, इसमें प्राइमरी आउटपुट भी शामिल होनी चाहिए और बाय प्रोडक्ट भी शामिल होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें शामिल होंगी तभी हम कहेंगे कि सब्सटेंशियल बेनिफिट्स। नेक्स्ट एक एग्जांपल थी, उसमें फिर जो एक नोट आया था उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आपने बेनिफिट्स देने हैं कंसिडरेशन के तौर पे, तो इवन देन यही कंसिडर होगा कि सब्सटेंशियल बेनिफिट्स आप ही के हैं, और देयरफॉर आपने ग्रॉस बेनिफिट्स की बेस पे सब्सटेंशियल बेनिफिट्स का डिसीजन लेना है, रादर देन कि आप नेट बेनिफिट्स की बेस पे ये सोचें। और लास्ट फिर क्या था कि जो अगर बेनिफिट्स आप कंसिडरेशन के तौर पे देंगे वो सिंपली आपकी लीज पेमेंट्स की तरह की चीज। अब ठीक है, देन फिर आ जाए नंबर 2 ऊपर देखने वाला क्या था, राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट। इसका वैसे ही ट्रांसलेशन करना, ही हैज द राइट, ही हु हैज द राइट, लेसी हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट का मतलब एसेट ने कैसे इस्तेमाल होना है, कहाँ इस्तेमाल होना है, क्यों इस्तेमाल होना है, इसका राइट किसके पास है, सप्लायर के पास। ये डिसाइड सप्लायर करेगा या कस्टमर करेगा, अगर कस्टमर करेगा तो फिर कंसिडर होगा कि राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एसेट इसका है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा, आ जाए नीचे नंबर 2। अभी अगर एज इट इज पढ़ लीजिएगा, फिर इसकी एग्जांपल शायद यहाँ नहीं है, वो फिर हम बिजनेस स्टैंडर्ड में भी जाते हैं, तो पहले इसको जरा वैसे ही वर्ड्स के साथ पढ़ लें, इनके सिंपल ट्रांसलेशन करेंगे। द राइट टू डायरेक्ट द यूज, द कस्टमर इज डीम्ड टू हैव, is assumed to have a right to direct the use of an asset if customer has the right to direct how and for what purpose the asset is used। how का मतलब कैसे, और नहीं कैसे नहीं बनना, how कैसे, what कैसे और कैसे, कैसे और किस काम के लिए, कैसे इस्तेमाल होना उसमें और किस काम के लिए इस्तेमाल होना, ये डिसीजन अगर किसका है, अगर ये राइट कैसे और किस मकसद के लिए एसेट ने इस्तेमाल होना, ये राइट कस्टमर का है, तो हम अज्यूम करेंगे राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एन एसेट है, या अब यहाँ या है और है, क्या मतलब और, if how and for what purpose is already predetermined, पहले से तयशुदा है, कैसे, देन एक मिनट पहले आगे बढ़ो, अब देन में 2 है। नंबर 1, if the customer has the right to operate the asset, एसेट चलाने का राइट किसका है, कस्टमर का, मींस नंबर 2, if the customer designed the asset, इसने खुद ही बनाया, कस्टमर ने ही बनाया,
एंड द डिजाइन प्री डिटरमिन, और उसने बनाई इस तरह है कि अब वही इस्तेमाल कर सके, कब और कैसे और किस लिए वही इस्तेमाल कर सके। दोबारा एक कस्टमर डिजाइन कैसे, किसने बनाया, एंड इट्स डिजाइन, और उसका जो डिजाइन है वो प्री डिटरमिन उसी अब उस डिजाइन से तयशुदा है कि किस तरह, सॉरी हाउ, कैसे और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होना। किसने डिजाइन किया, कस्टमर कहते हैं, कस्टमर ने डिजाइन किया है और उसका जो डिजाइन है उसने ये तय कर दिया है कि इसने कैसे और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होना। तो इस केस में क्या ये राइट टू डायरेक्ट द यूज कस्टमर का हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल्स वगैरह में आते हैं हम, जरा पहले ये वर्ड्स एज इट इज देखो फिर पढ़ें। हम पढ़ कर रहे हैं इस वक्त पॉइंट नंबर 2, राइट टू डायरेक्ट द यूज, द कस्टमर है, हम कब अज्यूम करेंगे कि कस्टमर हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट। If the customer has the right to direct how and for what purpose the asset is used, or if how and for what purpose is already तयशुदा, ऑलरेडी तय हो गया है, देन अगर कस्टमर ऑपरेट कर रहा है या कस्टमर ने एसेट डिजाइन ही ऐसे किए कि उस डिजाइन से ही ये तय हो गया है कि कैसे और किस मकसद के लिए एसेट ने इस्तेमाल हो। आप इस तरह करें, जरा यहाँ पर रुक के जरा A1 ढूंढो, खुद किया या करवाया, लेकिन किसने किया, नहीं नहीं, अगर तो उसने किया या उसने करवाया वो तो बहस नहीं है। कस्टमर डिजाइन उसने खुद किया या किसी को अपने लिए करवा लिया, ये तो मेरा ख्याल मैटर नहीं करेगा। कस्टमर डिजाइन, ये डिजाइनिंग ऑफ द एसेट किसने की है, मतलब कस्टमर डिजाइन। अब हो सकता है कस्टमर अब खुद इस पोजीशन बनाओगे बना सके, बनवा ले, लेकिन ये डिजाइनिंग कस्टमर की नहीं। सर वही फाइनेंस लीज और सारे कोई फाइनेंस लीज नहीं, खुदा का नाम पिछले समय में ये सब लेसी की बातें हुई हैं। फाइनेंस लीज में 5 कंडीशंस अलग हैं और ऑपरेटिंग लीज वो तब होगी अगर 5 नहीं होगी। ये सिंपल लेसी की बात हुई। लेसी कब राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट करेगा, जब लेसी के पास, पिछला पेज जल्दी से 3 पढ़ जाओ, ये सारी बहस लेसी की हुई है। लेस्टर ने इस तरह की कोई बहस नहीं सोचनी, उसका काम सिर्फ क्या है, उसने अपना एग्रीमेंट सिर्फ ये देखना क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, क्या परचेज ऑप्शन है, क्या मेजर पार्ट कवर हो रहा है, क्या प्रेजेंट वैल्यू को लीज सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू है, क्या स्पेशलाइज्ड नेचर का है फाइनेंस लीज है। उसे एसेट डेबिट ही नहीं करना, उसका एसेट डेबिट तब होना है जब ऑपरेटिंग लीज। क्या किसी एंटिटी ने एसेट लेके राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट करना है या नहीं, उसने पहले देखा है कि क्या लीज हुई भी है या नहीं। उसे कैसे पता चलेगा कि लीज हुई है या नहीं, जल्दी जल्दी फर्स्ट पेज। वो कहेगा इफ द कॉन्ट्रैक्ट, लीज सब हुई है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। उसे कैसे पता चलेगा कि एसेट आइडेंटिफाई हो गई या नहीं, वो नीचे पढ़ता रहेगा। उसे कैसे पता चलेगा राइट टू कंट्रोल ऑफ यूज ऑफ एसेट है कि नहीं, वो अगले पेज पढ़ लेगा। और अगर इन सब के बाद पता चला कि नहीं है तो लीज नहीं है, लीज ही नहीं है, तो फिर फाइनेंस लीज है ऑपरेटिंग लीज, वो तो बहस ही नहीं है। लीज ही नहीं है तो कहानी खत्म है। लीज ही नहीं है तो सिंपली अब अगर कोई पैसे दे रहा है किसी को, कोई चीज इस्तेमाल कर रहा है, पैसे दे रहा है, सिंपली रेंट हो, बस रेंट एक्सपेंस टाइप चीज हो। हाँ अगर एडवांस में दे रहा है तो प्रीपेड रिकॉर्ड कर लेगा, बाद में दे रहा है पेबल रिकॉर्ड कर लेगा, सिंपली अक्रूवल बेसिस बस अकाउंटिंग करता रहेगा। कोई राइट ऑफ यूज एसेट नहीं, कोई लीज लायबिलिटी, इवन देन के शॉर्ट टर्म लीज भी नहीं, लीज ही नहीं है। अब ये जो 2 हमने पेजेस पढ़े, आपने जरा IFRS 16 ढूंढना है, स्टैंडर्ड खोलें जरा। नहीं इसको इस तरह नहीं ढूंढते, इसको इस तरह ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, बस जिनके पास है बस यूं खोलना, यहाँ खुल जाए। इसके टॉप पे जहां भी आपने खोला होगा स्टैंडर्ड के रेफरेंसेस लिखे हुए, जहां भी आप पहुंचे होंगे कोई IFRS आ गया होगा ऊपर, क्या निकला, हमने ढूंढा 16 और ये तरतीब में है। अगर निकल आया है 18 तो निकलेगा ही नहीं, है ही नहीं।
आपने ढूंढना IFRS 16 और उसमें ढूंढना है पैरा B32। लेफ्ट साइड पे पैरा नंबर लिखे हैं हर पेज के लेफ्ट साइड पे। इसमें पेज नंबर की स्टोरी कोई नहीं, क्योंकि आपके पास, मेरे पास पुराने हो सकते हैं, पुराने नए स्टैंडर्ड हो सकते हैं, इसके पेज नंबर के, इसमें पेज नंबर से ढूंढने की इसको जरूरत नहीं है, इसमें वैसे ही मिल जाना है। ये पैरा नंबर नजर आ रहे हैं किधर लिखे हुए? लेफ्ट साइड पे हर पैरा पे। तो B32 तक पहुंचना मिल जाएगा सर। एक फ्लो चार्ट बनाओगे और सर ये 40 है तो पीछे होगा, अगर 10 है तो आगे होगा। क्या ये पैरा नंबर भी तरतीब से है? नहीं मिल रहा। असल में पहले IFRS 16 विदाउट एनी पैरा नंबर है, बी के बगैर है, बी के बगैर पैरा नंबर, बी भी साथ लिखा हुआ है B32। पहले बगैर बी के हैं वो पूरे हो जाएंगे तकरीबन 100 हैं, उनको छोड़ दें, उसके बाद एक अपेंडिक्स आ जाएगा, अपेंडिक्स से भी आगे निकले बी से नजर आने शुरू हो गए। B1 2 3 मिले, B1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30। तो यार पैरा नंबर के साथ बी लिखा हुआ है यार, खुदा डी तो नहीं लिखा है कहीं? कौन से स्टैंडर्ड की बात हो रही है? IAS 16। यार ढूंढ ले यार, काश ये भी कोई वेबसाइट होती। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि, अब तो बहुत मुश्किल है, ये पर 16 आया। साजिदा एक फ्लो चार्ट सजी बना हुआ है। ये वो दो पेजेस हमारे सामने थे, ये जो दो पेजेस हमने पढ़े उनका एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ है। इस रेडी है प्लीज? अच्छा, स्टैंडर्ड्स में आपने बस एहतियात तरीफ करनी है कि आप इस पे लिख नहीं कुछ सकते, लेकिन हाईलाइट अंडरलाइन ये करने की इजाजत आपको है। तो अगर आपके पास पेन वगैरह है तो साथ रखें। जो जो हमने पढ़ा है वो उसके इस पेज को पढ़ाने का मकसद खास तौर पे ये है कि ये जो सफ़े हमने पढ़े हैं ये शायद इस तरह से अंधाधुंध रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ डेफिनेटली पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, सेंस होनी चाहिए हमें, लेकिन अगर वो सेंस भूलने लगे तो यहाँ से कुछ रीजनबली हेल्प हो जाएगी। एक दूसरा काम आप ये करने की, जरा इस पेज को फोल्ड कर, फोल्ड करने का मतलब ये होगा कि अगर कभी आपको ये फ्लो चार्ट ढूंढना पड़ जाए तो शायद ये पेज फोल्डेड नजर आ जाएगा, और जो स्टैंडर्ड्स पे जहां जहां जरूरत पड़ेगी वो बाद में पता। जी सत्यान साहब, ये डेफिनेटली अपने अपने नसीब की बात है, अगर इनकी बाइंडिंग अभी से होने लगी है तो एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे महसूस हुआ है कि पहले जो पेज होता था वो फिर भी बेहतर होता, लेकिन ये अब जो पेज है तो हफ्ता का महीना का रह गया तो बड़ी बात हो। जी डेफिनेटली आपकी हेल्प के लिए सर, लेकिन आप ना ये समझ लीजिएगा डोनेशंस पे नहीं, आप अपनी फीस को फाइनली समझिएगा, बाद में डेफिनेटली ठीक है। जी छा गए सर, पेज नंबर बता दें, गेम ऑन होगी। जी सर जी लिखा हुआ सबसे ऊपर, अब ये किस तरह से है, साथ बुक रखनी है अगर आपने, थोड़ा सा वहां से देख के बना कैसे हो। इज देयर एन आइडेंटिफाइड एसेट? पहला सवाल क्या उठता है कि एसेट आइडेंटिफाइड है या नहीं। देन जरा पीछे थोड़ा सा ना B13 पे, थोड़ा सा पीछे पीछे होगा B13, बल्कि एक सेकंड सॉरी काइंडली वापस आए जरा। ये जहां आपने पढ़ा वहां उसके ब्रैकेट, उसके उसी पैराग्राफ उसी डब्बे के अंदर भी ये पैरा नंबर लिखे हुए थे जहां मैंने लिखे B13 टू B20। अब B13 में अगर आप आएंगे तो मेरे पास अब इस वक्त ये पैराग्राफ खोलने की ऑप्शन नहीं होगी, तो काइंडली मेरे पास इस वक्त मैंने
ये सिर्फ इसका फ्लो चार्ट सामने किया हुआ है। आप लोग पहला B13 पे जा रहे हैं जरा अपने स्टैंडर्ड्स में। An asset is typically identified by being explicitly specified. However, an asset can also be identified by being implicitly. अब इसमें explicitly और implicitly मीन्स तो से वो जो आपने लिखा हुआ नीचे पढ़ा वो जो अब ये बाकी यहाँ लिखा हुआ वहां क्या लिखा हुआ है वापस एक सेकंड जाए वहां वो हेडिंग लिखी हुई क्या एसेट आइडेंटिफाइड है। अब यहाँ क्या हो गया है यहाँ क्या पढ़ने लगे क्या वो आइडेंटिफाइड कैसे है? ठीक है तो वो वाला मीन्स से वो जितना पेज पे लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। ये अब याद आ गया प्लीज आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लिसिट भी हो सकती है इम्प्लिसिट भी हो सकती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में B14 अब उसमें हेडिंग क्या लिखी हुई है सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स। सप्लायर का ये सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट कब होता है जब दो कंडीशंस मीट होते हैं। ढूंढने से ढूंढने किताब में ढूंढे ना साथ साथ उसमें जरा अंडरलाइन करें प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट नीचे ए में 14 के ए में आ जाए 14A सर ये भी नहीं मिला B14A और B14A की फर्स्ट लाइन बस और B सप्लायर वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली नहीं एक तो हो गया ना प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट और नीचे एंड ढूंढना दरमियान में एंड द सप्लायर वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली। मतलब इस बात का भी हो रहा है कि अगर कोई सिनेरियो इस तरह से आ जाए तो आप इन पैराग्राफ से हेल्प उठा सकते हैं। ठीक हो गया तो नहीं समझ आ रही क्या करी जा रहा देन उसके बाद एक नजर जरा B20 पे है पोर्शन ऑफ एसेट भी क्या आइडेंटिफाइड एसेट हो सकता है। ये पढ़े जरा पैराग्राफ B20 सारा A capacity portion of an asset is identified asset if it is physically distinct. For example, floor of a building. A capacity or other portion of an asset that is not physically distinct. For example, capacity portion of a fiber optic cable is not an identified asset unless it represents substantially all of the capacity and thereby provides the customer with the right to. ये ठीक है जाता है यार क्या फाइबर ऑप्टिक केबल अगर है वो भी फिजिकली डिस्टिंक्ट कंसिडर होगी अगर सारी वो तकरीबन सब्सटेंशियली ऑल कैपेसिटी रिप्रेजेंट करती ठीक है तो मेरा ख्याल है जितना वो बुक पे लिखा हुआ था अब फर्स्ट पेज पे इज द एसेट आइडेंटिफाइड वो सारा इधर उधर से कहीं से मिल गया है। तो कौन कौन से पैराग्राफ फाइनली B13 B14 में है अब बाकी डिफरेंट और बहुत सी साइंसेस है लेकिन B20 फाइनली हाईलाइट करना ठीक है। वापिस आ जाए फ्लो चार्ट पर तो क्या पहला हमारा मसला को हल हो गया बहुत सारा हो गया है एसेट कब आइडेंटिफाई हो जाएगा अगर ये हो जाए नो अब जरा फ्लो चार्ट कैसे बना हुआ जरा राइट साइड पे देखेंगे हो जाए नो इसका आंसर हो जाए एसेट इज नॉट आइडेंटिफाइड तो ये नो के सीधा किधर गया नहीं एंड तक पहुंच गया कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ लीज कहानी खत्म हो गई एसेट आइडेंटिफाइड नहीं है लीज खत्म हो गई ठीक है। अगर हो जाए यस तो क्या लीज हो गई नहीं फिर अभी लीज नहीं अभी फिर वो अगला आ गया एसेट तो आइडेंटिफाई हो गया अब सब्सटेंशियल ऑल बेनिफिट्स की स्टोरी आ गई। तो नेक्स्ट बॉक्स देखो डज द कस्टमर हैज द राइट टू ऑब्टेन substantially all the economic benefits from use of the asset। अब अगला सवाल ये उठ गया ना ऐसे ही था सर। अब इसमें इज द एसेट आइडेंटिफाइड में वो सब्सटेंशियल ऑल बेनिफिट्स वाली बात सॉरी सब्स्टिट्यूशन राइट्स वाली बात अब खत्म हो गई हुई ये मेरा ख्याल फर्स्ट पेज अब खत्म है हमारा ये अगला पेज बुक का अगला पेज फर्स्ट पेज पे जो लिखा हुआ था वो बहस पूरी हो गई हुई है अब पेज नंबर 347 आ गया हुआ और पेज नंबर 347 के स्टार्ट पे क्या लिखा हुआ था does the customer has the right to pay substantially all the benefits
all of the economic benefit from the use of asset throughout the period of use. ये ठीक है? किस जगह पे इस वक्त है? अकॉर्डिंग टू बुक सेकंड पेज पे स्टार्ट करें जी। अब इससे रिलेटेड पैराज हैं 21 से लेकर 23 तक। पहले B23 ढूंढो। B23, if a contract requires the customer to pay the supplier or another party a portion of the cash flows derived from the asset or consideration, those cash flow paid consideration shall be treated as part of economic benefits that the customer claims. ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। कौन सा वगैरह? B23। पहले तो कैश की बात हो रही है पहली 4 लाइनों में, पहली 3-4 लाइनों में। चौथी लाइन के एंड से, if the customer is required to pay the supplier a percentage of the sale from the use of the retail space, for example, as consideration for the use, उसने को किराए पे जगह दी और उसने कहा जो आप जगह इस्तेमाल कर रहे हैं उस जगह पे जो आप चीजें बेचेंगे उसकी एक परसेंटेज मेरी है। That requirement does not prevent the customer from having the right to obtain substantially all the economic benefits. This is because the cash flows arising from the sale are considered to be economic benefits that the customer obtains a portion of which then pays to the। ठीक है प्लीज वंस अगेन इसकी क्या सिग्निफिकेंस है जो मैंने बताया? मतलब ये नहीं, अगर आपको ये ढूंढना पड़ जाए अगला पैराग्राफ है मेरे ख्याल आपके पास, ये सिर्फ पैराग्राफ यही था ना, मतलब 347 पेज की बात था। अब मतलब मेरी सारी बहस का आपके सामने मकसद ये है कि आपको कम से कम रट्टा लगाना पड़े। यस सर, सेंस समझ आ जाए, रट्टा ना लगाना पड़े, फिगर सारी गिवन है सर, यकीन मानो मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये पैराग्राफ में क्यों बता रहा हूँ? सेंस हो जाए, कहीं ढूंढना पड़ जाए तो आप ढूंढ लें। देन उसके बाद B24, a customer has right to direct the, अब नीचे आ जाएगा अपनी बुक के नीचे एंड में आया, a customer has the right to direct the use of an identified asset throughout the period of use if either ये पूरा मिल जाएगा आपको, तभी थोड़ी देर पहले अपन पढ़ा। The customer has the right to direct how and for what purpose asset is used। ठीक है, साथ साथ बुक से देखते रहे पहला, ठीक है। अब इसके बाद A के बाद और है, वहां भी और है, उसके बाद फिर B है, the relevant decisions about how and what purpose is used are predetermined and उसके नीचे हमारे भी 2 ही थे, हमारा शायद देन लिखा हुआ है, देन के नीचे 2 थे। The customer has the right to operate, बस इतना अंडरलाइन करें। और इसके बाद फिर और भी था, मेरे ख्याल हमने नहीं लगाया था, एक और लगना चाहिए बुक में भी लगाया। और कहाँ और, अब किस और पे है? 1 में या 2 में? The customer designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used throughout the period of use। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद दोनों सफे अब रट्टा लगाने वाली बहस खत्म होगी। ठीक है सर, वापस आने फ्लो चार्ट। अगर इसका आंसर हो जाए नो, पहला क्या यस हुआ फिर क्या नो हो गया, और अगर वही नो हो गया प्लीज वैसे नहीं थी, अगर इसका भी पहला यस हो गया एसेट आइडेंटिफाइड है लेकिन सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट्स का राइट नहीं है, तब भी सीधा किधर निकल गया? प्लीज नहीं। लेकिन अगर इसका आंसर हो गया यस, किसका बल्कि, अगर हिम्मत कीजिएगा, बस अब ये फ्लो चार्ट ही पढ़ना है, बस इधर उधर रहने के बजाय। अब उसके बाद ये जो राइट टू डायरेक्ट वगैरह है ना, इसी के बारे में फर्दर यहाँ लिखा हुआ है। तो कहता है डज द कस्टमर सप्लायर और नाइदर पार्टी has a right to direct how and for what purpose asset is used throughout the period of use। क्या कस्टमर का ये राइट है कि कैसे हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस
ये क्या सप्लायर का ये राइट है? क्या कौन सा राइट है? या ये किसी का भी राइट नहीं है? वैसे परेशान नहीं होगा, भी पता चल रहा है। अब इस बॉक्स से 3 लाइंस निकल रही हैं सॉर्ट ऑफ। लेफ्ट साइड पे देखें, कस्टमर लेफ्ट। अब अगर कस्टमर है तो ये लाइन सीधी कहाँ जा रही है कि फिर अब लीज हो गई, ऊपर 2 यस हो गए थे, और फिर एक कस्टमर का अगर ये राइट है कि वो डिटरमिन करेगा हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एसेट इज टू बी यूज्ड, तो देन फिर अब ये लीज हो गई। ऊपर 2 यस हो गए थे, लेकिन अगर ये राइट, कौन सा राइट? ये सप्लायर का राइट साइड पे। सप्लायर कौन है? ये सप्लायर डिसाइड करेगा कि एसेट किस लिए और हाउ, कैसे और फॉर व्हाट पर्पस, किस मकसद के लिए, तो फिर ये लीज नहीं है। ठीक है। अब बीच में आखिरी गेम क्या रह गई? दोनों में से डिसाइड नहीं करे। अच्छा फिर आराम से आराम से आराम से फिर अगला पैरा एक स्टोरी शुरू होगी। लेकिन ये प्लीज ये कभी नाइदर है। लेफ्ट पे क्या था, राइट पे क्या था, और दरमियान में क्या है? लेफ्ट पे अगर कस्टमर है तो फिर वो ऊपर यस 2 होने से लीज हो गई, ऊपर यस होने के बावजूद अगर सप्लायर है तो नो हो गया। लेकिन अगर नाइदर है, दोनों नहीं कर रहे, कौन कर रहा है? फिर आगे बढ़ो। द कस्टमर हैज द राइट टू ऑपरेट द एसेट। अब ये दोबारा फिर वही बुक वाला जो लिखा हुआ ना इनमें, वो फिर आ गया। द कस्टमर हैज द राइट टू ऑपरेट द एसेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज विदाउट द सप्लायर हैविंग द राइट टू चेंज दोज ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस। ये किसका राइट है कि वैसे ऑपरेट करे? अगर कस्टमर का है तो इसके लेफ्ट साइड पे फिर यस निकल रहा है, और वो यस सीधा किधर जा रहा है? हाउ कस्टमर, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस डिटरमिन नहीं कर रहा, लेकिन ये राइट कस्टमर का है कि वो ऑपरेट करे, तब भी ये लीज है। अब क्लियर है प्लीज क्या बात हो रही है? लेकिन अगर किसका जवाब नो हो जाए, नहीं ऑपरेट वाला भी नो हो जाए, तो फिर एक और चीज आ गई। डिड द कस्टमर डिजाइन द एसेट इन अ वे दैट प्री डिटरमिन्स हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एसेट विल बी यूज्ड। अगर इसका आंसर हो जाए नो, तो फिर लीज नहीं है। और अगर ऊपर का आंसर, ऊपर वाला दोबारा जाए, सेकंड लास्ट बॉक्स जो है, अगर ऑपरेट द कस्टमर हैज द राइट टू ऑपरेट तो नहीं, लेकिन डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि वो खुद ही प्री डिटरमिन हो जाएगा कि डिजाइन इस्तेमाल किसने करना है, और उसका आंसर अगर यस हो जाए, कस्टमर डज। ये समझ आ रहा है प्लीज अब क्या हो? तो फिर फाइनली एसेट, फिर फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट है। एंड लेट्स रिवाइज फर्स्ट टाइम। जी सर, पहला सवाल। सर जी रिवाइज नहीं, आपने रिवाइज करना नहीं है। क्या एसेट आइडेंटिफाइड है? अगर यस हो गया तो गेम आगे चल पड़ी, और अगर नो है तो गेम सीधी किधर निकल गई? लीज की बहस कर रहा हूँ। लेकिन अगर यस हो गया तो अगला सवाल उठा, क्या कस्टमर हैज द राइट टू obtain substantially all benefits? अगर हो गया नो, तो लीज वंस अगेन नहीं है। और अगर हो गया यस, तो फिर आगे चल पड़े। राइट टू डायरेक्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस कस्टमर का है, सप्लायर का है, या दोनों का नहीं? कस्टमर का है तो लीज हो गई है, सप्लायर है तो नहीं हुई है। अगर दोनों का नहीं है तो गेम अभी ऑन है, तो गेम अभी ऑन है। फिर अगली गेम है, डज द कस्टमर हैज द राइट टू ऑपरेट द एसेट? यस है तो लीज हो गई है, नो है तो गेम फिर आगे चल पड़ी है। फिर गेम ये आ गई कि क्या कस्टमर ने डिजाइन किया इन अ वे कि वो ही तयशुदा है कि कैसे और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होना है। अगर इसका आंसर हो जाए नो, कि उसने डिजाइन नहीं किया और देयर पर प्री डिटरमिन नहीं है, तो फिर लीज नहीं है। और अगर कस्टमर डिजाइन किया है दैट प्री डिटरमिन्स हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज टू बी यूज्ड, देन ये लीज है। अब इस सारी स्टोरी की सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर आपको कोई सिनेरियो का आंसर देना पड़ जाए, लेकिन बार इसका ये मतलब भी नहीं होगा कि आप इसे पढ़े भी ना। ये जो पेजेस हैं इन्हें रीड जरूर करना चाहिए, ताकि कोई मेन सेंस और चंद एग्जांपल्स इसमें लिखी हुई हैं इन पेजेस पे, जो बुक के पेजेस हैं वो रिवाइज हो जाने चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रट्टे की जरूरत शायद नहीं है। ठीक है सर। तो इन स्टैंडर्ड्स का बड़ा यही यूज है। बाकी अब जहां जहां अदरवाइज इसमें यूज होना था उन रिस्पेक्टिव डेज में, वो तो हम नहीं कर सके, लेकिन फिर उसके लिए एंड में टाइम निकालते हैं। तो जो रेलिवेंट अदर स्टैंडर्ड्स हैं उनके कौन कौन से रेलिवेंट पैराग्राफ्स हैं जिनमें वो सब कुछ लिखा मिल जाएगा, तो वो भी इंशाल्लाह किसी दिन तलाश करते हैं। मीन वाइल अब ये स्टैंडर्ड बंद कर दें और कुछ क्वेश्चंस कर लें।
ये बोझ वापस कर दें। आई होप के सबको पेज नंबर मिल चुका होगा, ये सवाल आने वाला है। जल्दी से पेज नंबर 477 में कौन से वॉल्यूम में किताब में वापसी होगी इसे? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना है जरा अपने दरमियान में, पढ़ के बताएं प्लीज है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को थोड़ा पेज नंबर मिल जाएगा। यार ढूंढ ले यार प्लीज यार, 477 यार। अच्छा नहीं, पेज नंबर 470। Capri Ice, a notable ice cream parlor, enters into a contract with a Yardley Limited to use space in a shopping mall owned by Weil for a period of 5 years. The contract specifies the dimensions of the space and location. क्या मतलब? एग्जामिनर ड्रीम करता है कि आप लोगों की अंग्रेजी बड़ी अच्छी है और आप सिर्फ मोबाइल्स की दुनिया में नहीं, मोबाइल में भी देखते भालते हैं। कहाँ स्पेस मिल रही है आपको? सॉरी, जगह का कॉन्ट्रैक्ट है सॉरी। कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइंग डायमेंशन एंड लोकेशन। हाउएवर वाइल कौन है? सप्लायर कह लेते हैं फिर, सप्लायर कस्टमर हैज अ डिस्क्रिशन। ये सवाबदीद किसकी है? To relocate the space to any other floor to accommodate other customers who would be conducting promotional activities. जी सर, ये अपना जरा पेज नंबर 347 पहला जरा एक नजर देख रहा है। नहीं, इसका जवाब अब नोट नहीं होना। प्रॉब्लम ये है, ठीक है वो सब कुछ अपनी जगह, कुछ ना कुछ अंग्रेजी में तो ढूंढना पड़ना है। पेज कौन सा है? क्या सप्लायर के पास सब्सटेंटिव राइट है? क्या सप्लायर के पास सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है? कैसे पता चला? नहीं, 2 पॉइंट्स ना उसमें। पहला क्या था? प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट। क्या वो कर सकता है? और क्या उसको करना, ये सिर्फ एक बात अभी, एंड क्या उसको करने से कोई फायदा भी होगा? क्या फायदा आपके ख्याल में? वो ये वाली जगह किसी और को दे देगा और उनसे भी कमा लेगा। तो क्या सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट उसका पास है? एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, दोनों? कौन सी दोनों पूरी पूरी पढ़ दें? एक नजर इसका आंसर ढूंढे पेज नंबर 483 पे। In this contract, the dimensions of the space and location in shopping mall are specified, but still कैपरी साहब कौन थे? नहीं लेसर नहीं था यार, कस्टमर था यार, लेस ही था वैसे भी अगर होना भी है तो। कैपरी does not have the right to use the identified asset because क्यों? Supplier has a substantive substitution right on the basis of the following grounds. Number 1, While has a discretion to relocate का मीनिंग तो पता ना, शिफ्ट कर सकता है। While would benefit economically from substituting the space that is accommodate other customers for conducting। अब देखें लिखा उसने क्वेश्चन के अंदर सही है, अगर आप देखें तो सब कुछ क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, लेकिन वही क्वेश्चन के वर्ड्स जो हैं स्टैंडर्ड के वर्ड्स के साथ फिट करके जरा एक स्टोरी बनी हुई। ठीक है, एक बार और बात भी कर रहा है, मोर ओवर पढ़े जरा। वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द लीज इज एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। जरा ऊपर देखें पेज नंबर 340, कौन सा 347, उसमें जो पूरी डेफिनेशन है लीज के अगेंस्ट कंसिडरेशन भी है, तो वो एक और चीज वैसे लिख रहा है, लेकिन मेरा ख्याल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोर ओवर वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द लीज इज एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन
इन द गिवन सिनेरियो, वो कहता है वो मेंशन नहीं है। तो बारह मेरे ख्याल ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है ऐसे उसने। असल इशू क्या है, असल इशू क्या है जिसकी वजह से ये लीज नहीं है। बाकी डेफिनेटली ये भी अंडरस्टूड बात है कि कॉन्ट्रैक्ट में कंसेशन भी लिखी होनी चाहिए, ये भी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इस केस में मेजर इशू कौन से वाला, कि सप्लायर हैज अ सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट। क्यों और क्यों? अब देखिए ये मैंने कह तो दिया, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने ये कह के फंस जाना है कि अब इसको रट्टा ना लगाएं। लेकिन रट्टा मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि इसको पढ़ना भूल जाए, इसकी कोई रीजनेबल सेंस होनी चाहिए कि वर्ड्स कुछ ना कुछ हो जहन में। हाँ, उन्हें अगर अरेंज करना पड़ जाए और अरेंजमेंट याद ना आ रहा हो तो वो पैराग्राफ्स हैं जो हमें हेल्पफुल हो सकते हैं एग्जाम। ठीक है, ये नहीं कि अब आइंदा से इसको उसी दिन खोलेंगे जिस दिन पेपर में महसूस हुआ कि ये सवाल आया हुआ है, ये नहीं है। और ये किताब तो आप उस वक्त खोल भी नहीं सकेंगे, वहां से मैं ढूंढ लिया करूंगा, यकीन आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन मेन कम से कम ये सफा पढ़ा तो याद तो आए कि कभी किसी जमाने में ये फ्लो चार्ट देखा भी था। वरना अगर इस तरह की चीज याद आ गई दोबारा कभी नजर ही ना पड़ी हो तो ये भी याद नहीं आना कि ये भी कहीं था। क्या क्या याद आना चाहिए आपको पता है, एग्जाम में सब कुछ ही याद आना चाहिए। अब आप ये तो इधर पेज से करेंगे, आपको एक जरा पेज सामने आपके आएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये व्हाट्सएप कर दें। और बस जो रिमेनिंग हाफ आवर है जरा एक और क्वेश्चन करें। ये पेज काइंड जरा इस बुक में नहीं है तो इसको अपने कहीं जाते हुए स्टेप पर लगा लेना। कहाँ? मेरी सजेशन ये है कि जहाँ ये पेज नंबर 348 वगैरह है उसके इर्द गिर्द इसलिए लगा लीजिएगा जरा, वहां पे याद रहेगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली मेरे साथ आप इस वक्त आपको वैसे मैंने पेज व्हाट्सएप करवा दिया, एक पेज और अपने काइंडली अरेंज करना है। फिलहाल मेरे साथ एक क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढना है और काइंडली जरा थोड़ा सा जरा स्पीड अप होना तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम मिनिमम हुआ हुआ। जी क्वेश्चन नंबर 2 इस वक्त हमारे सामने है। बाय द नेम ऑफ Optimism Limited entered into following arrangements. On 1st January 2020, OL leased a machine from Fascinated Bank Limited. Details are as follows. Lease period is agreed as 6 years. However, the lease contains an option for OL to terminate the lease at the end of 4 years upon payment of 1 million. OL is reasonably certain to exercise this option due to anticipated technological changes. लीज टर्म फाइनली बताएं कितनी रह गई, और क्या 4 इयर्स के एंड पे 1 मिलियन भी रेलिवेंट है? 1 मिलियन भी रेलिवेंट है? नहीं बेटा, जीआरबी कहाँ से आ गई? ये तो सिंपली मेरा ख्याल है लेसी की पेमेंट है, इसमें तो गारंटी वाली शायद ऐसा बात ही नहीं है। सिंपल एक मेरा ख्याल एट द एंड ऑफ द लीज टर्म एक एक्स्ट्रा अमाउंट पेनल्टी कह लें या जो भी, लेकिन ऐसा कोई गारंटी तो नहीं। वो तो उस वक्त होती है जब ओनरशिप ट्रांसफर ना होनी हो और उस तरफ बहस चली जाए। ठीक है चलो, लेकिन शायद एट द एंड ऑफ द बात तो वही बन जाएगी। लेकिन क्या ये भी पे करना है वैसे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वुड बी 12 मिलियन was paid on 1st January 2020. All subsequent installments are payable on 1st January subject to decrease of 2 million in each year. कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, सीधे 2 मिलियन दिया। 1st January 2020 वाले दिन इंस्टॉलमेंट कितनी है? अगली डेट बोल के इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बता। 1st January 2021 10, 1st January 2022 8, 1st January 2023 6, 1st January 2024 नो 4 साल पूरे हो गए। हाँ, 31st December 2023 1 million 2023 at the end of 4 years. 31st December 31st December 23 20 21 22 23 23 का एंड 23 का चलो
इंस्टॉलमेंट 23 ईयर के स्टार्ट में और एट द एंड ऑफ द लीज, एट द एंड ऑफ द 4 years लीज टर्म. Market rate for similar transaction is 12%. 12%. But as an incentive to the incentive to OL for entering into the lease, FBL has incorporated an implicit rate of 11%, which is known to OL. 11% या 12%? 11% की बहस खत्म होगी अगर हम OL की काउंटिंग करें. अब इसमें कोई ऐसा इंसेंटिव की एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं बताएगी, तो उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है. वो जो हम इंसेंटिव की अगर अमाउंट होती तो उसकी क्या एंट्री होती है, कैश या फिर एसेट क्रेडिट. लेकिन ये सिंपली रेट की कमी है, तो हम 11% की बेस पे अपनी पेमेंट्स करते हैं. फेयर वैल्यू यूजफुल लाइफ द मशीन आर 40 million and 7 years respectively. OL incurred, who is OL? Let's say incurred 3 million rupees as initial debt cost. ये ठीक है, याद आना चाहिए. तो ये तो मेरा ख्याल है कि एक शायद सिंपल लीज की स्टोरी. नेक्स्ट हो गया था on 1st May 2021. OL entered into an arrangement with the Energetic Limited for the use of 5 photocopy machines for a non-cancellable period of 3 years. Semi-annual installments of 2 million is to be paid in advance. As per agreement, EL has a substantive substitution right to replace the machines. It is not a lease. अब सिंपली रेंट एग्रीमेंट है ये. और रेंट एग्रीमेंट अगर है तो पहली एंट्री राइट ऑफ यूज एज ए डेबिट. ये बहस खत्म हो गई. बस अब रेंटल शायद एडवांस में देने हैं, तो एडवांस में अगर रेंटल देंगे तो प्रीपेड सॉर्ट ऑफ बन जाएगा, फिर एक्सपेंस बन जाएगा. आपसे रिक्वायर्ड ऑफ केयर, prepare relevant extracts including comparative figures from all statement of financial position, statement of profit and loss, and notes for the year ended 31st December 2021. किसकी बुक्स में सब कुछ? लेसी की. अब लेसी हो जाएगा अगर हम 1 के एंगल से बात करें, और 2 तो सिंपली रेंटल ही है. अब नोट्स में क्या क्या सर? स्केड्यूल, मैच्योरिटी एनालिसिस एंड बस नैरेटिव पैराग्राफ. नो रिकंसिलिएशन वो लेसर में होती है. बी रिक्वायर्ड, compute the unguaranteed residual value estimated by FBL. Who is FBL? Lester. At the end of 6 years, at the end of 6 years, if FBL has incurred 2 million of initial debt cost, bracket में जाए, assume that FBL is reasonable certain that OL would not exercise termination option. अब मिक्स नहीं करना, अलग-अलग देखना है. लेसी में जाए जरा दोबारा. क्या लेसी रीजनेबली सर्टन है कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, लेकिन लेसर को क्या लग रहा है कि वो नहीं करेगा. तो अब आपसे ये बी रिक्वायरमेंट क्या मांगी? आपसे यूएनवी कैलकुलेट करने के लिए मांगी हुई है, अज्यूमिंग के लीज टर्म 6 साल होगी. तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी? जी सर, वो एक फार्मूला सर, एक फार्मूला जिससे रेंटल पता चल जाता है. फार्मूला बोला था. ये वाली रिक्वायरमेंट जरा पहले करो, जल्दी जल्दी जल्दी, इंशाल्लाह दूसरी भी हो जाएगी. और करवा देंगे, मतलब ये है कि करवा दें. लिखने का अगर टाइम ना बचे तो कोई सुनिए, मैं इसका आंसर अभी शेयर कर दूंगा आपसे. बल्कि बेहतरीन तो यही था कि आप ये क्वेश्चंस जो है आप इंडिविजुअली करते हैं, लेकिन जितना टाइम हमारे पास है, अब और कुछ करने को है नहीं, तो एटलीस्ट डिस्कस कर लेते हैं. बाकी फिर इंशाल्लाह आप कल टाइम जरूर निकालेंगे, और एक पेज के पीछे भी सवाल फिर बताऊंगा उसका क्या करना है. पहले इधर ही आ जाए वापस. फेयर वैल्यू ढूंढें. एनी आईडीसी ऑफ लेसर. लेसी की भी तो है, उसकी बहस नहीं है, उसकी बहस नहीं है. लेसर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स. कर दे हिम्मत. पहला 12 लगा हो गया, एन्यूटी लग गया आगे, अलग-अलग गेम हो गई. अगला 12 के बाद 10. इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी. रेट बताएं. इम्प्लिसिट रेट अवेलेबल है 11 ही है. इम्प्लिसिट रेट 11 ही है.
-1 चलते जाए 8। अच्छा काउंट कर लीजिएगा कितने साल पूरे करवाने और कहाँ तक जाना है। नहीं नहीं वो ठीक है, डेट्स बोल के अपने को काउंट करते रहिए। आगे 6 आगे फिगर 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 और खत्म हो गया बस यार, 4 पूरे हो गए। वो समझ रहा है कि लीस्ट टर्म सही रहेगी, वो समझ रहा है कि लीस्ट टर्म वो सर्टन है कि लीस्ट टर्म 6 ही रहेगी। 4 -4 2 0 बस ठीक है, यहाँ तक 6 पूरे हो गए। एनी अदर थिंग ऊपर 1 है, वो जब है जब 4 साल बाद होगा, तो वो नहीं समझा 4 साल बाद होगा। अब यहाँ क्या कोई यूआरवी भी है? क्या यूआरवी आपने निकालनी है? तो वो हो गई x, ठीक है। क्या गिवन नहीं है कि आपने निकालना है, इसको मैंने x रख लिया। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी कैसे? फुल कंसंट्रेट माइनस रेजिडुअल वैल्यूज हो, परचेज ऑप्शन एट द एंड ऑफ द लीस्ट टर्म हो -6। क्या x निकल आएगा? अभी निकल आएगा सर, निकला x। कर दी शेयरिंग कर दी ये इसकी बर्फिंग की, और ये ऑनलाइन स्टूडेंट से आंसर चाहिए। कैलकुलेटर तो अलाउड है, मैं नया हूं। जल्दी हो जाए, जल्दी दूसरा काम करना, फिर हमने कहना टाइम खत्म हो गया। स्पेस ही मूवी नहीं, इसको सॉल्व करके नहीं लिखा जा सकता। तो कर लेना, करो करो करें। क्या आजकल के नौजवानों को ये भी नहीं पता कि इसको कैसे सही करना चाहिए? पहला 42 कर लेना, ये है बात। तो मैं ये सोच रहा ठीक है, मतलब अच्छी बात है, मतलब 10+2 जरूरी लिखना। और तरीका बताया यार, मैं भी इकट्ठे कर लें। हाँ जी 12 बदल लेंगे, ये भी ठीक है, और जगह बच जाएगी, 30 रह जाएगा। और मेरा ख्याल जगह बन जाएगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का जवाब आएगा तो फाइनल होगा, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने वैसे ही सरेंडर कर दिया, हमारी बात ही नहीं हो रही। ये 11.76 आ रहा है। अच्छा वैसे मेरे ख्याल में ये मैथमेटिकली ज्यादा आसान है, ये सिंपल एक्स है, ये वो आई नहीं फाइंड आउट करना है, ये सब आंसर आ जाना है। ये सारी इंडिविजुअल फिगर्स का आंसर नहीं आ सकता, तो ज्यादा ही हम कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। ये सारी फिगर सॉल्व हो जानी है, सारी फिगर सॉल्व हो जानी है। तो ये तो मेरा ख्याल विदाउट एनी कैलकुलेटर शायद मींस इंडिविजुअली भी बैलेंस किया जा सकता है। बात समझ आ गई प्लीज? मेरे ख्याल इसका फर्दर बहस रहने देते हैं, वो देख रहे हैं नहीं मतलब 11.76 ठीक है। तो थोड़े से आए रिक्वायरमेंट एक जल्दी हो जाए, रिक्वायरमेंट एक लिए जल्दी से बताने कितनी स्पेस छोड़ोगे। अत्यातन एग्जाम में ज्यादा छोड़ दें तो ठीक है, एग्जाम में खास तौर एक्सट्रैक्ट्स बनाने, नोट्स बनाने, 2 तो होने चाहिए। और फिर ये भी देख लिया करें, कभी कभी वो लिखता है कि स्केड्यूल इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ लिखा नहीं हुआ तो बनाना चाहिए, स्केड्यूल भी बनना चाहिए। अब वर्किंग करवाएंगे, बताएं कैसे करें वर्किंग? बनाने तो एक्सट्रैक्ट्स ही हैं, कुछ एंट्रीज करनी पड़नी है, कंपैरेटिव भी बनाना है। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, लेट्स स्टार्ट द गेम।
2 पेजेस छोड़ के देखो वर्किंग्स। जी बिल्कुल ठीक है जी, तो लो वैल्यू एसेट तो नहीं, शॉर्ट टर्म लीज। अब पॉइंट 1 की पर बात हो रही है, वो फिर नीचे दूसरा अलग है, 2 है लीजेज, लेकिन दूसरी तो खैर नॉट अ लीज होगी। जल्दी जल्दी पहली एंट्री 1 जनवरी 2020। कौन सा? फाइनेंस और ऑपरेटिंग का। मैं बड़े दिनों से ढूंढ रहा था, ये बंदा गायब है, ये गलत गायब है इसका मतलब। कल मुझे नजर आया था, फिर मेरे देख के इधर उधर हुआ फटाफट, तो मैं नजर ना आ जाऊं। आज फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। मैं घर पढ़ रहा था, मैं घर पढ़ता रहा हूँ। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अमाउंट चाहिए सर आपसे? जी जी अमाउंट चाहिए। अच्छा, इस पेज के पीछे आंसर ना को ढूंढना शुरू हो जाएगा, पीछे पेज पे सवाल है, हम तो ज्यादा यूज टू हो गए हैं, और अक्सर आंसर मुझे पता वहीं से देख के आते हैं, क्योंकि आपके साथ ढूंढने के बाजार होता है कभी। आज खामोशी है हर तरफ। जी 32.55 आएगा, पहला 12 लेता, अगले 10 की प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस। यार उसी फिगर को यूज ना करने पे थोड़ी भी नीचे आई है। नहीं, उसमें 1 मिलियन भी नहीं, और 6 इयर्स भी हैं, और वो यूआरवी के साथ भी है, जिसका लेसी से ताल्लुक ही कोई नहीं, और उसमें जो 2 भी है वो भी हमारा नहीं है। कौन सा 2? तो हमारी अपनी बहस है। लेदर वर्किंग की हो रही है, रेंटल डिफरेंट है। अच्छा, कैलकुलेटर पे कोई इतने भी डिपेंडेंट ना हो कि अब ये सारी वर्किंग जरूरी है कि कैलकुलेटर के ऊपर ही लिख के इज इक्वल टू दबाना, विदाउट कहीं लिखे मेरा ख्याल है गलती का खतरा ज्यादा है। कम से कम नजर तो है कि क्या लिख रहे हैं, कैलकुलेटर में बाद में प्लेस करना। एग्जामिनर के लिए वर्किंग होनी भी चाहिए वैसे। 32.55 बनेगा मतलब जी। एक 1 भी है ना इनमें। लेसी क्या समझ रहा है कि 4 साल लीज टर्म होगी, और देयरफॉर उसके लिए 1 मिलियन पेमेंट रेलिवेंट है। -3 होगा, अच्छा 4 होगा, -4 है। जी जो नाम देना दे दें सर, 1 को जो नाम देना दे दें, पर लेकिन इसे वर्किंग में लिखना है। जी आईडी से तो बेटा मैंने रिक्वेस्ट आपसे की कि लेदर एंट्री करें इसको, ये कल लिख दो जी 32.5, 32.55 लिख दो सर। जी क्वेश्चन ही सेंड नहीं हुआ, हो गया जी 1 जनवरी 2020। आईडीसी 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 3 मिलियन, वो तो एंड में लिखा हुआ है तो शुरू में इनिशियल है सर। ये आईडीसी की एंट्री लेसी, राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश क्रेडिट बाय 3 मिलियन। नेक्स्ट डेट, लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट।
लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट 12. नेक्स्ट 31st December 2020 डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit. सोच के सही फाइनल. सोच के फाइनल सही है, सोच के फाइनल. ऑनलाइन स्टूडेंट्स की हेल्प करें. यूजफुल लाइफ 4 years है, लीज टर्म 4 years कहूँ या 6 years कहूँ? 4 7 4 7 11 हो गया. 4 और 7 shorter of the lease term and useful life. Why? There is no information of a transfer of ownership or purchase option. बल्कि शायद वो बी रिक्वायरमेंट के बेस पे शायद नहीं है, लेकिन बहरहाल इंफॉर्मेशन है ये वही जहाँ 40 to 40 लिखा होता है. सेकंड लास्ट यार, फेयर वैल्यू 40 एंड यूजफुल लाइफ 7 years रिस्पेक्टिवली यार, ना कर यार. जी सर, ये फिगर बनी 8.8 में. बस खत्म हो गया 2020. जल्दी से टेबल हो जाए जितना जरूरी है. जी टेबल बनाए बेटा, बगैर कर तो लेंगे लेकिन अगला साल भी है तो ठीक है. जो लोग बगैर टेबल के बनाने के करना चाहते करें, लेकिन वो एक्सट्रैक्ट्स में फिर जरूरत पड़ जानी है. एक्सट्रैक्ट्स में जरूरत पड़ जानी है. इंडिविजुअली डिसाइड करें बेटा कहाँ तक जरूरी है. लिख के कर लेना, लिख के डिसाइड करें. शुरू शुरू तो करें, लिख के डिसाइड करें. 12.81 मेरा ख्याल है कि बस इतना काफी है. 21 भी कवर हो जाएगा और 20 भी. पर एंट्री करने का 2.26. ये टेबल बता हो गया, ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछना. एक्सपेंस डेबिट, टेबल डेबिट, जितना टेबल रिक्वायर्ड था प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट से कर ली. टू 2.26
2.26 कल कुछ किया था रिवाइज? मैंने कहा था स्टैंडर्ड एज इट इज पढ़े मेरा, वो पढ़ के कुछ हो गया रिवाइज? चलो इसके बैक साइड पे जो क्वेश्चन है वो है IS 12 का, उसे मेरे ख्याल कल रहने दें, वो एक आध दिन में बाद में कर लीजिएगा। तो IS 12 का क्वेश्चन पहले जरा आज इस तरह करें, ये जरा आंसर्स इसके शेयर कर दें, तो ये जरा क्वेश्चन जो भी शुरू किया ये कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी मेरा ख्याल है अब कंसोलिडेशन पता नहीं अब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो बस फिर ये लीज रखें, कल कोई नई चीज रहने दें, लेकिन वेस्ट ना कीजिएगा टाइम, कम से कम लीज फाइनल कर लीजिएगा। नहीं कल FA2 क्लास है ना, अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाइएगा, अकेले पढ़ी जाए। नहीं वो तो इकट्ठे कर लेंगे, अभी 2 और हैं, इसके बाद अगले वीक में 2 क्वेश्चन और हैं। आइए फिर स्नाइन के साथ किस चीज का कल ना आने का टाइम बता दें, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। ये आंसर कम से कम ये क्वेश्चन जो है ये फाइनल कर लीजिएगा, क्वेश्चन सही ना फाइनल करके आइएगा सही। अल्लाह हाफिज़। स्टैंडर्ड में टैग लगा सकते हैं, आपके कौन सा स्टैंडर्ड का है, लेकिन अभी पता नहीं कल कुछ नहीं साइंस का है। अल्लाह हाफिज़।